हेलो हाय गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है जितेंद्र और आज फिर से हम वही सक्सेस स्टोरीज को लेके आपके सामने आए हैं। हमारे साथ आज है जेनीश। जेनीश कैसे हो तुम? फाइन सर। जेनीश जो है वीजेई में 2 ईयर स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अपने 10वीं के बाद 11वीं क्लास में हमारे पास एडमिशन लिया था गुड़गांव सेंटर पे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जेई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो उसमें जेनीश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कांग्रेचुलेशन जेनीश। 1617 इनकी कैटेगरी रैंक है, जिसके हिसाब से बहुत सारी अच्छी आईआईटीज जो है, अभी हम जेनीश से जानेंगे कि कौन कौन सी आईआईटीज में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और क्या इन्होंने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन में किया। 2 साल पहले मुझे याद है जब जेनीश की मदर का मेरे पास पहली बार कॉल आया था और उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। शायद आज वो मेरी उम्मीद है कि आज वो इनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड रही होंगी। तो आइए बात करते हैं जेनीश से। जेनीश कैसे क्या रहा 11वीं क्लास में से लेके अभी तक में, कैसी फीलिंग रही? जब 10वीं में थे तो 10वीं में से 11वीं में ट्रांजिशन कैसा लगा? सर ट्रांजिशन का जो था बहुत वास्ट चेंज आया एक्चुअली, क्योंकि 10th में तो बस ये था कि बोर्ड देने पर फिर जब 11th में आया तब तो लगा ये तो 10th के जो बोर्ड थे वो तो बस रास्ता देखने के बस एक ढूंढना था 10th के जो बोर्ड से। पर फिर जब 11th में आए, फिर 11th में नया जोश था कि वही बोर्ड निकाला हुआ, तो क्योंकि में था भी। तो फिर जब 11th में आए, फिर 11th में करा तो समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ मस्ती में मतलब। तो 11th मतलब ठीक ठाक फाइन नहीं चल रही थी। 10वीं में परसेंटेज कितनी थी तुम्हारी? 10वीं में मेरी थी सर 70%। ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब लंबी जर्नी है। 11th क्लास में शुरू में जब एनरोल करता है बच्चा, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मतलब एकदम से 10th से इतना बड़ा ब्रिज कवर करके जाना है, एकदम से 10th से, और कोविड में था, एकदम से बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस देखना, वैसा उसमें कैसे कोप अप किया वो? मतलब कैसे तुमने अपने आप को उस टाइम पे संभाला कि 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, बच्चे को परेशानी है। कोविड में तुमने, क्योंकि वो पेपर भी ऐसे ही हुए थे, तो कैसे तुमने अपने आप को सिर्फ स्टडीज से बढ़ाया या इंस्टीट्यूट पे आके तुमने अपने आप को कैसा फील किया? बिल्कुल सर, जब 10th के बाद जैसे मैंने अभी कहा, तो 11th में जब मैं इंस्टीट्यूट में यहाँ आया तो यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर जो था सिर्फ पढ़ाई का था, सिर्फ पढ़ाई था। और इसीलिए मैं 11th में इंस्टीट्यूट में इसलिए गया क्योंकि घर पे उतना अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि घर तो घर होता है, इंस्टीट्यूट होता है। तो जो क्या होता है ना कि पढ़ाई पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, जो कि मुझे यहाँ के। तो इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा प्रेफर किया मैंने आपका, और इसीलिए मैं यहाँ आया ताकि मुझे वो एटमॉस्फेयर मिले, ताकि मैं अपने उस माइंड को उस लेवल तक लेके जाऊं, ताकि जब जो मैं कर सकता हूँ तो पता चले मुझे अपनी कैपेबिलिटीज कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो शुरू में डिफिकल्टी हुई? बिल्कुल सर, काफी रोज स्टार्टिंग में तो काफी हुई। फिर तब लगा इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, लिटरली काफी थोड़ा डिप्रेस भी था। फिर थोड़े अपने सीनियर जी थे 11th 12th के, तो उनसे भी बात करी, तो उन्होंने भी ये बोला कि ऐसे घबराओ, तो उन्होंने भी मतलब नाटक बन जाए, तो उन्होंने भी समझाया कि ऐसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं होगा, सोच समझ के आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो जाएगा। उन्होंने फिर उन्हें मतलब घर वालों ने अपने तुम्हारे पीयर ग्रुप वालों ने काफी सपोर्ट किया तुमको इस बात पे कि अच्छे से सिर्फ पढ़ते रहो लगातार, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो ये जेनीश ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। आप शुरू से जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल करते हैं, डे 1 आपको जो इंस्टीट्यूट जहां भी आपने एनरोल किया है वो बहुत अच्छे हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं काफी सालों से। तो वो क्या करते हैं, शुरू से अपने सिस्टम में आपको ढालना शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको जो काम कराया जा रहा है उसे जाके सेम डे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। रेफरेंस बुक से उतना पोर्शन उसी दिन पढ़ लेना है। ये चीज आपको कंसिस्टेंट बने रहने में मदद करेगी। तो जेनीश, अच्छा स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही तुम्हारे इनिशियल डेज में? 11वीं क्लास में स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही? मतलब मैं बात कर रहा हूँ हाफ ईयरली तक। अब हम शुरू से आ गए, हम हाफ ईयरली पे आ गए, तो हाफ ईयरली तक कैसी परफॉर्मेंस चली तुम्हारी? हाफ ईयरली तक तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट ठीक ठाक चल ही रहा था, मतलब इतनी बढ़िया थी नहीं। फिर जब यहाँ पे गाइडेंस मिली आप सबकी, तब फिर थोड़ा ग्राफ में ऊपर बढ़ा, मतलब पढ़ाई का जो था। तो आपकी हेल्प से मतलब काफी अच्छे से, जो कि मुझे उसी चीज की जरूरत थी,
आपकी हेल्प मतलब Guidance बार बार था। हाँ तुम्हें अभी अपनी जर्नी पे हम बात करें, पीजे ही तो चलो ठीक है तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम किया हम लोगों ने, लेकिन अभी तुम्हारी जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब स्कूल में परफॉर्मेंस खराब आती थी तो तुमने अपने आप को संभाला कैसे? मोटिवेशन सर, सेल्फ मोटिवेशन। हाँ खुद ही से ही करना है, खुद ही करना है। हाँ और बाकी तो थोड़े जो सीनियर्स से उनसे बातचीत तो करते रहता था मैं, ताकि पता चलता है कि कैसे करना है। और मम्मी पापा कितना परफॉर्मेंस कम होने पे मम्मी पापा गुस्सा करते थे? हाँ ऑब्वियसली वो तो उनका तो काम ही है। नहीं सही, उनका तो काम ही है। अरे नहीं तुम्हारी मम्मी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिला हूँ। पर अगर पेरेंट्स देखे ना, बात ऐसी है कि पेरेंट्स अगर हमें बोलना बंद करते हैं और अगर पेरेंट्स वो चीजों के हमें कभी कभी पेरेंट्स को करना पड़ता है, कभी थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, कभी थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना बेटा तो कभी भी जीवन में वो जिस वो मुकाम पे तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं तुम उसकी तरफ सोचोगे भी नहीं। ये एक अच्छा फैक्टर होता है जिसकी तरफ जिस शायद हो सकता है उसी की वजह से तुम आज यहाँ पे बैठे हो कि जेईई एडवांस में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना। तो मुझे याद है जब पीटीएम्स में तुम्हारी मदर या तुम्हारे पापा से मैं मिला तो हमेशा उनका यही कहना था कि जेनिश का थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा खराब हो रहा है। तब भी उनको यही बात मैं बार बार बोलता था कि थोड़ा आप मोटिवेट कीजिए, थोड़ा हम मोटिवेट कर रहे हैं। तो शायद वही चीज करते करते 11th पार हो गई। बिल्कुल सर। तो 11th को तुम कैसे रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10 के? क्या तुम्हें लगता है कि 11th तुम्हारी कैसी रही? 4-5 यस सर, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा ही नहीं लिटरली। इसका मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट था और है, मतलब काश कर लेता तो रैंक और अच्छी आ सकती थी। क्योंकि जो मैंने एडवांस का पेपर दिया उसमें जो क्वेश्चन थे तो क्या वो मॉड्यूल से मैच करते हुए थे? बिल्कुल सर, टॉपिक वही था, बस क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड। यस सर, घुमाकर। मतलब जो मॉड्यूल्स हम यहाँ पे देते हैं या कोई भी कोचिंग सेंटर अपने बच्चों को देता होगा, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को ढंग से लगाना चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो? टॉपिक जो उसमें लगा है कंसेप्ट समझ के बिल्कुल वो करना चाहिए। तो उससे क्या होगा फिर? उससे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ट्विस्टेड क्वेश्चंस को वो आराम से सॉल्व कर पाएगा। ये तुम कहना चाहते हो? चलिए बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं 12वीं क्लास पे। 11वीं गई, मजे आए हैं, स्कूल गए, मजे लिए, घूमे फिरे और तुमने 11वीं ढंग से अपनी बर्बाद कर ली, तुम्हारा ये कहना है? बर्बाद नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जी उस जगह तक नहीं पहुंचे जिस जगह तक हमें जाना था। चलिए 12वीं क्लास जब शुरू हुई तो एकदम से एक्साइटमेंट आया होगा कि अब तो पढ़ाई भाई साहब इतनी तकड़ी करूंगा ना मैं। तो क्या क्या एक्साइटमेंट था और उसका अगले 3 महीने में क्या हुआ? एक्साइटमेंट तो सर बिल्कुल थी, आपकी बात एकदम सही है। एक्साइटमेंट थी स्टार्टिंग और फिर करते करते फिर उसी एक्साइटमेंट 3 महीने निकल गए। ठीक है, एक्साइटमेंट 3 महीने निकल गए। नहीं एक्साइटमेंट तो थी स्टार्टिंग 3 महीने तो नहीं लगा। स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना हो गया था। तो हालांकि पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी स्कूल में भी, 12th की स्टार्टिंग काफी अच्छी रही थी मेरी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि 11th और 12th में से अगर मैं सोचूं तो 12th में मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, स्कूल में भी और इंस्टीट्यूट में। अच्छा। यहाँ पे जो वीकली टेस्ट होते थे 21 डेज के बाद, उनमें मेरा ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा था। मतलब अच्छा, तुमने खुशी मिल रही थी, धीरे धीरे ग्राफ को इंक्रीज किया। अगर 11th थोड़ी सी गड़बड़ा जाए तो तुम्हारे हिसाब से 12वीं क्लास में जिस दिन उठो उसी दिन सवेरा वाली कहावत है कि उस दिन से ही अगर आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें और अपने मार्क्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें लगातार, तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें डाउट्स तो बहुत आए होंगे इस पूरे 3 महीने 4 महीने की जर्नी में, क्योंकि 11th अच्छी रही नहीं और 12th में जब तुम आए तो 12th में तो ऐसी केस में डाउट्स बहुत ज्यादा रहे होंगे। तो उन 11th वाले डाउट्स को तुमने कैसे कोप अप किया कि 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना 12th में, तो उसको क्या दोबारा पढ़ाई करी, टीचर से जाके पूछा, या क्या तुमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई उसको सॉल्व करने का? उसको लिए मैंने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन किया। उसके बाद फिर मैं क्लास लगवाई थी मैंने यहाँ पे और फिर क्लास ली, सर से पढ़ा। फिर जो प्रिस्क्राइब जो बुक्स थी उनकी बुक्स प्रिस्क्राइब तो नहीं थी, बस ये होता है कि ये देखिए रहा टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया, अब आप इसी पे क्वेश्चन करिए और वो डाउट ले आइए और मैंने वही किया और उसी से मेरे टॉपिक्स वो एकदम हो गए बढ़िया। सही है, बिल्कुल। तो
आ जाते हैं कि 3 महीने का ड्यूरेशन निकला, थोड़े थोड़े मार्क्स अप होने स्टार्ट हुए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हुआ। तो 11th ईयर जैसे जेईई में क्या होता है ना, 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस आता है। तो क्या तुमने शुरू के महीनों में ही 11th का रिवीजन शुरू कर दिया, या पहले तुमने 12th कंप्लीट किया और फिर 11th का रिवीजन किया? क्या किया? पहले मैंने 12th किया क्योंकि बोर्ड्स भी था 12th, तो बोर्ड्स के बाद मैंने, ऐसा नहीं कि मैं 11th करेंगे जाता 12th के टाइम पे, बोर्ड्स के कुछ 3-4 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले मैंने 11th रिवीजन रोक दी थी, क्योंकि बोर्ड्स भी आ गए थे 1.5 महीने बाद उनका बोर्ड ही थे, इसलिए फिर मैंने 11th रोक दी थी। किस समय? मैंने रोकी थी 11th जनवरी में 11th पढ़ना बंद कर दिया। और शुरू कब किया? मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर में स्टार्ट किया। अक्टूबर में स्टार्ट किया। तो ये तो बढ़िया समय यार, अक्टूबर से लेके और जनवरी तक के ड्यूरेशन में। तो आप अगर बाई चांस ये करें तो काफी फायदा रहता है, क्योंकि 12th खत्म हो जाता है तब तक। समझ गया, ठीक है। और क्योंकि ये जो वीडियो, ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो अब जेईई देंगे इस साल, तो उनके लिए ट्रैक समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रैक इस तरीके से रहेगा दोस्तों, आप 12th क्लास जब शुरू होती है तो एकदम, अगर आपकी 11th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि जेनिश का कहना है, तो आप लोग 12th के हिस्से को अपना स्ट्रॉन्ग करते चलिए। और स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है, जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसे रोज करें, और रोज करके उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बैकलॉग क्रिएट ना होने दें 12th क्लास में। और थोड़ा थोड़ा समय निकाल के जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे हैं 11th क्लास में, उनको बहुत अच्छे से तैयार करते जाएं, क्योंकि 12th का भी बहुत टाइम, बहुत सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना होगा। तो 11th के जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग रहे हैं उन्हें आप वापस से और अच्छे करते चले जाइए, उस पर क्वेश्चन लगाते रहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हल्का हल्का बूस्ट होता रहे। और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप अक्टूबर से लेके और जनवरी तक के हिस्से में कीजिए। उसके लिए चाहे आपको टीचर की सपोर्ट की नीड है, चाहे आपको सेल्फ स्टडी करना है, या किसी बुक से पढ़ना है, या यूट्यूब से पढ़ना है, इतने सारे आजकल सोर्स हो गए हैं, तो आप उनसे पढ़ के उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए दिसंबर तक, और फिर आप वापस से टेस्ट सीरीज का पार्ट बनिए। तो जेनिश वापस लौटते हैं। मेरा ये कहना है कि हाफ ईयरलीज वाले सेक्शन में, या बात करें हाफ ईयरलीज को छोड़ते हैं, एक बड़ा सा इवेंट हुआ था, जेईई एकदम से अनाउंस हो गया था जनवरी में। पहले सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नवंबर में के जनवरी में जेईई होगा ही नहीं, मेंस का पहला पेपर वो सीधा जाएगा अप्रैल में, लेकिन फाइनली हुआ वो उन्होंने जनवरी में कर दिया। अब डिफरेंस का क्या करें, अब वो तो करेंगे, उन्हें रोक नहीं सकते। तो कैसा शॉक लगा, या तुम तैयार थे, या क्या रहा? सर एकदम से नवंबर लिटरली शॉक ही लगा, क्योंकि हमें ऐसा लगा जैसे जैसे कोविड हो रहा था और मतलब अपने उस पे था, तो शॉक तो पहली बार लगा ही। उसके बाद फिर थोड़ा पता भी था कि यार जनवरी में तो होता ही है, तो इस बार थोड़ा और लेट हो गया, वरना तो मिड जन में ही हो जाते हैं। हमारे सीनियर्स, मैंने अपने सीनियर से बात करी और आसाम सर भी हमारे बता ही देते कि बेटा जनवरी में हो जाता। तो थोड़ा शौक और थोड़ा ये था कि वहाँ पता है। तो उसके बाद फिर उस सब के लिए जो पहले दिन ही एकदम से, क्योंकि क्या है कि क्रोम पे भी काफी सारे लोग, काफी मुझे कई लोगों को एकदम से नोटिफिकेशन आए थे कि भाई जनवरी में ही होगा। तो उस सब से काफी मैंने फिर से फोन बंद ही किया, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया था कि यार एकदम से हो गया, तो ये भी रहता, वो भी रहता, ये भी रहता। और बोर्ड्स भी थे कुछ महीने बाद, फेब में थे, तो उस सब के लिए फिर मैंने फोन साइड में किया और फिर सर के पास आया कि सर से क्या सीन है। फिर कुछ दिनों बाद फिर अपना पता चल गया, और फिर सर ने बोला कि बेटा घबराओ मत, एनटीए साइड में ही पता चलेगा। और फिर एनटीए साइड में ही पता चला कि 24 जनवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन मेरा भी 24 जनवरी को ही था, तो 24 को ही स्टार्ट होंगे। और तभी स्टार्ट हुए, और फिर जैसे तो हमने नॉर्मल पढ़ाई था, बाकी तो सब जानते हैं। तो वो लास्ट मिनट जब लगा कि भाई बहुत एकदम ये तो जेईई आ गया, एकदम फटाफट सी हो गई बॉडी, एक दो दिन पहले कितना पढ़ा, इतना सिलेबस पढ़ाया, तो तुमने उस टाइम पे क्या किया? टेस्ट सीरीज दिया बस? उस टाइम क्या किया? उस टाइम मैंने मेंस के पेपर के 2-3 दिन पहले टेस्ट देना बंद कर दिए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं सिर्फ रोज रिवाइज कर रहा था। और देना कब से शुरू किया था? जब से टेस्ट सीरीज अनाउंस किया कोचिंग में, तब से देना शुरू किया, और लास्ट पेपर से 2-3 दिन पहले स्टॉप कर दिया? अच्छा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उस टाइम पे पेपर देते वक्त
एकदम से प्रॉब्लम भूल ना जाओ। मतलब होता है ना ये कभी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आने वाला जो सवाल हमें आता है वो प्रेशर हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो उस लास्ट मिनट प्रेशर को अवॉइड करने के लिए ही मैंने रिवीजन किया। ठीक है, सही बात है। मतलब कहना ये है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होने के कुछ समय बाद आप जब 11th और 12th का रिवीजन करना शुरू कर देते हैं तो टेस्ट सीरीज चलाते हैं सारे कोचिंग सेंटर्स। वो टेस्ट सीरीज जिस भी कोचिंग में आपने एनरोल किया हुआ है उसकी टेस्ट सीरीज देना शुरू कीजिए जैसे ही सिलेबस एंड हो जाता है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाते हैं सब लोग, जैसे हम भी चलाते हैं, बाकी लोग भी चलाते हैं। और आपके पेपर से कुछ दिन पहले तक ही वो टेस्ट होते हैं सब जगह जनरली, पर कभी कभी बच्चा स्किप करता रहता है टेस्ट और उसका बंडल बन जाता है जो बाद में सब लोग अलाउ करके रखते हैं, वो बाद में दे पाता है टेस्ट। तो 2-4-5 दिन पहले उसको स्टॉप कर दीजिए और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी मदद करती है, प्रीवियस ईयर्स को ढंग से लगाइए, ये स्ट्रैटेजी आपकी मदद करती है परफॉर्मेंस को एनहांस करने में। चलिए, काम डाउन होने की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए जनीश, अब जेईई मेन 1 तो बहुत सेटिस्फैक्टरी रहा नहीं। जेईई मेन 1 से लेके फिर बोर्ड्स आए, तो बोर्ड्स पे फुल फोकस बोर्ड्स की तरफ चला गया। तो फिर क्या तुमने जेईई की प्रिपरेशन एकदम बंद कर दिया या चल रही थी साथ साथ चल रही थी? बट ऑब्वियसली मैं बोर्ड्स को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि चल ही रहे थे। तो फिर बोर्ड्स की चली थी, बोर्ड्स की साथ चल रहा था जेईई की रिवीजन। तो साथ रिवीजन में तुम क्या करते थे? क्या पर्टिकुलर चैप्टर्स उठाते थे कि ये चैप्टर्स को मैं करूंगा, उन चैप्टर्स की लिस्ट बना के किया, या रोज आप जो चैप्टर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को जेईई का जितना सेक्शन है उसको भी कवर कर रहे थे थ्योरी रिवीजन में? या एक तरीका होता है रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो क्या आप रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या स्ट्रेटजी आपकी थी उस ड्यूरेशन में? बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पर रोज कर रहा था। अच्छा, कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो वो कर रहे थे आप साथ साथ। चलिए बढ़िया है, ये रहा। फिर बोर्ड्स भी खत्म हो गए, बोर्ड्स खत्म हुए, जेईई 2 आया। तो जेईई 2 में कैसा लगा कि भाई अब तो एकदम यार बहुत दिन हो गए, मतलब उतना थॉरो नहीं पढ़ रहे थे ना, धीरे धीरे पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, और बोर्ड्स खत्म होते ही जेईई 2 स्टार्ट होना था, ज्यादा से ज्यादा शायद 15 दिन का गैप आया होगा, और उसी सेम टाइम टेस्ट सीरीज भी आ गई। तो आपने क्या टेस्ट सीरीज पे ही फोकस किया या टेस्ट सीरीज छोड़ दी और सेल्फ स्टडी पे फोकस किया? टेस्ट सीरीज पे काफी भरोसा भी था और मैंने टेस्ट सीरीज दी भी। टेस्ट सीरीज देने के बाद मतलब रोज तो नहीं थी टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट थे उनके बाद फिर मैंने रिवीजन भी करता ही रहता था ताकि मतलब। एक बार बीच में टोकूंगा, टेस्ट सीरीज के टाइम पे जो भी होता है, जैसे हम भी वीजेई या बाकी कोई दूसरे लोग टेस्ट सीरीज के समय में एक सिलेबस निकालते हैं कि पहले ये टेस्ट है, इसका ये सिलेबस है, ये टेस्ट है, इसका ये सिलेबस है, ये टेस्ट है, इसका ये सिलेबस है। तो क्या आप वो टॉपिक वाइज सिलेबस फॉलो कर रहे थे टेस्ट सीरीज का, या खुद से कुछ भी कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल टॉपिक वाइज कर रहा था। टॉपिक वाइज कर रहे थे। जो हम सिलेबस प्रोवाइड हुआ था कि इस दिन को इस टेस्ट है तो उस टेस्ट में ये टॉपिक्स आएंगे, तो उस टॉपिक वाइज मैं रिवीजन कर ही रहा था सर। अच्छा, कर रहे थे, ठीक है, सही है। तो जेईई मेन 2 भी हो गया। अब जेईई मेन 2 के बाद में 1.5 महीने का समय आया जिसमें जेईई एडवांस का था, है ना हमें रिजल्ट का पता है कि हमने क्वालिफाई किया या नहीं किया या क्या है, पहले वाले का रिजल्ट पता था बस, तो उसके हिसाब से क्वालिफाइंग का चलो समझ भी आ गया होगा आपको। एडवांस के बारे में मैं जानना चाहता हूं क्योंकि उसी में तुमने बहुत अच्छा किया है। तो एडवांस वाले सेक्शन में तुम्हारा क्या मोटिव था? कि अब होता क्या है जनरली मेंस में बच्चे की थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, उसको एनआईटी ऑफर हो जाए तो एडवांस छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तुम उस दिन से लेके लास्ट डे तक, जिस दिन एडवांस का पेपर था उससे पहले वाले दिन तक भी मैंने तुमको इंस्टीट्यूट में देखा, लोगों से पढ़ते हुए, पूछते हुए, जो कि मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी बात भी लगी। लोगों से तुम पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि तुम्हें मतलब टॉप स्कोरर बनना है या तुम्हें मीडियोकर रह के बस जेईई स्कोर कर लेना है, या क्या चल रहा है? क्योंकि प्रिपरेशन तुम बोल रहे हो कि बहुत अच्छी थी नहीं यार वाली। तो लास्ट उस 1.5 महीने में ऐसा क्या मिरेकलस हो गया कि तुम्हारा रैंक भी सुधर गया और चीजें भी बहुत फेवर में होने लगी? ऐसा क्या हो गया लास्ट 1.5 महीने में? ऐसा क्या स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो किया? सर उन 1.5 महीने में मैंने अपने आप को कोप अप किया, और जब भी लो फील करता था तो अपने कभी फ्रेंड से बात कर लेता था या फिर कभी सीनियर से बात कर लेता था कि यार कि भैया ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। तो उन्होंने भी वही समझाया जो आप लोगों ने पहले समझा रखा था कि ऐसे घबराने से नहीं होगा, काम माइंड से आराम से करोगे तो हो जाएगा। मतलब पढ़ाई तो वही
बड़े जो मोटिवेशन की कभी कभी नीड पड़ती थी, तो उसके लिए तुम अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से बात करके और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। तो उस ड्यूरेशन मम्मी पापा कुछ कहते थे या ऐसा मतलब मम्मी पापा ने हमेशा बोला ही कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा? उन्होंने भी बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने बोला एडवांस की प्रिपरेशन तो बोला था, और 4 दिन का पेपर है एडवांस का, 3 तारीख की रात को भी उन्होंने सेम ही चीज बोला कि बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा बेटा, आप बस अच्छे से अपना बस देना, गया नहीं गया वो अपना है, ठीक है, आप अपना 100% एफर्ट दो, अब वो नहीं गया वो बाद में देख। सही, उनका यही कहना था। नहीं देखिए, ये एक पेरेंट्स का मोटिवेशन एक बच्चे को कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये चीज आप लाइव एग्जांपल के तौर पे हमारे साथ देख रहे हैं जेनीश में। पेरेंट्स, पीयर ग्रुप या टीचर्स, जब भी आप समय के साथ लाइफ में लो फील करते हैं, आप बात कीजिए, अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपनी समस्या को उठा के रखिए उनके सामने। कोई भी दुनिया में आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, और अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा करने के लिए उन लोगों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं आपको, टॉक्सिक कुछ ऐसा हो रहा है आपके दिमाग में कि कुछ आपको लग रहा है टॉक्सिक पीपल हैं, नहीं मेरे को उनसे बात करनी चाहिए, उनसे आप बात मत कीजिए। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन डेज उन्हीं से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करने में मदद करते हैं। तो जेनीश, अभी तो रिजल्ट आ गया, तुमने बहुत बढ़िया किया, अभी क्या घर पे जश्न का माहौल है, घर वाले मम्मी पापा खुश हैं सब? हाँ सर। तो मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मम्मी तो इतना अच्छा रिएक्शन था, मम्मी तो इमोशनली हो गई। सही है। फिर तब मैंने पूछा कि मम्मी अब तो ठीक है, कहती अरे बेटा शाबाश, क्या बात है। फिर मैंने आश्वासन दिया कि फिर थोड़े छोटे से पार्टी सी करी थी, मतलब पार्टी सी करी। तो मम्मी ने सबको फोन करके बताया इधर उधर कि हाँ भाई जेनीश का सिलेक्शन हो गया। पर मम्मी एक्टिव है काफी, मैं मिला हुआ उनसे, तो सारे फिर रिश्तेदारों में, दोस्तों में सबको बताया? अभी तो ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं, अभी वो सबको बताया जिनका था, ज्यादा क्लोज लोग हैं। और मोहल्ले में दोस्तों क्या, अब दोस्तों के फोन आ रहे हैं तुम्हारे पास, जेनीश क्या हुआ, जेनीश हो गया सिलेक्शन? कॉमर्स वाले भी पूछे मैंने बोला तुम्हें क्या। चलिए कोई बात नहीं। चलिए जेनीश, तो आप अगर बाई चांस, अगर आप वीजेई में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आपके जूनियर जो अब आ गए हैं या जो अब आगे एनरोल करेंगे, आप कोई मैसेज उन्हें देना चाहते हैं कि अपने प्रिपरेशन डेज में यहां से लेके और इस स्टेज तक आने के लिए क्या उन्हें करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए? कुछ मैसेज? लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी तो बस कंसिस्टेंसी है, और इसके साथ ही साथ मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स और शीट्स, असाइनमेंट्स और रिवीजन नोट्स जितने भी हैं, उन सभी को रोज क्लास के 5 मिनट पहले और क्लास के 5 मिनट बाद रिवीजन करना ही है। जैसे कि हमारे सर ने हमारे पूरे 12th और 11th में बोला। ये बात है, मैंने 11th में नहीं वो किया, 12th में किया, पर वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जेनीश, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, कि आप अच्छी जगह जाएं, वहां अच्छे से पढ़ाई करें, किसी अच्छी आईआईटी में जाएं, अपने माँ बाप का, हमारा नाम रोशन करें। ठीक है जेनीश, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।